हेलो फ्रेंड्स, आपकी घड़ी में बज गए हैं 2 और आ गई हूँ मैं फिर से एक क्विज के साथ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, ये है मासिक धर्म से रिलेटेड, मासिक धर्म और योगा। अब जैसे कि हम सभी महिला होने के कारण मासिक धर्म से जुड़े हुए हैं, पर हमने हमेशा से ये देखा है कि हम उस बारे में खुलकर बातें नहीं करते हैं। तो आज के हमारे इस क्विज़ का मकसद है कि हम उस चीज़ को समझें। हम समझें कि मासिक धर्म के बारे में समझना, उसके बारे में बातें करना कितना ज़्यादा आवश्यक है। हम जिस अंधविश्वास से मासिक धर्म को देखते हैं, हमें उससे बाहर आना है। इसलिए चलिए साथ मिलकर इस क्विज के साथ हम कोशिश करते हैं ये समझने की कि मासिक धर्म कैसे और क्यों होता है और उससे क्या-क्या अंधविश्वास जुड़े हुए हैं। और पता आपको जानकर हैरानी कि बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ये अंधविश्वास है, पूरी दुनिया में ऐसे कई अंधविश्वास फैले हुए हैं। अगर मैं बात करूं जापान के बारे में, तो जापान जैसे कि बहुत ही डेवलप्ड नेशन है, पर जापान में जापानीज़ लोगों की एक बहुत ही खास डिश होती है जिसे हम सुशी कहते हैं। पर कोई भी जापानीज़ वुमेन जब अपने मासिक धर्म के दौरान इस डिश को नहीं बनाती, क्योंकि उनका कहना ये है, मानना ये है कि वो डिश अच्छी नहीं बनेगी। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं, पर हमें इन सब से आगे निकलना है और एक दूसरे का साथ देकर बहुत आगे बढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्विज़। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको आंसर देने के लिए इस वीडियो पर कमेंट करना है। ओके, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती रहूँ, ताकि अगर आपको कोई भी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो वो ना आए और आप एज अ कमेंट उसका आंसर देते रहिए। और आज के क्विज़ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके सिर्फ 2 ऑप्शंस रखे गए हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो आपको ए या बी दोनों में से कोई एक बताना रहेगा। और मैं आपको ये भी याद दिला दूँ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जिन्होंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए वो क्विज से आउट हो जाएंगे। तो अगर आपको बनना है चैम्पियन, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर आपको ज़रूर देना है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, पीरियड्स में कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? ऐसा हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन है जो पीरियड्स के दौरान मुख्य भूमिका निभाता है? इसके 2 ऑप्शंस हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन और सेकंड है प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन और ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरॉन। आप लोगों का टाइम शुरू हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। पीरियड्स में कौन सा हार्मोन मुख्य भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन या प्रोजेस्टेरॉन? मुझे और भी बहुत सारे हेलोज मिल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स अगेन, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। एक महिला अपने मासिक धर्म के दौरान कितना ब्लड, खून गंवाती है? एक महिला अपने मासिक धर्म के दौरान कितना खून, ब्लड गंवाती है, कितनी ब्लीडिंग होती है उसे? और ऑप्शंस हैं ए 100 ml और बी है अप टू 50 ml। अप टू 50 ml अगर हम कहते हैं तो वो होगा 2 टेबल स्पून, 2 बड़े चम्मच जितना। या ऑप्शन ए है 100 ml। ऑप्शन ए इज़ 100 ml और ऑप्शन बी है अप टू 50 ml। मैं फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। एक महिला
अपने मासिक धर्म के दौरान लगभग कितना ब्लड खून गंवाती है? ऑप्शंस हैं ए 100 ml, बी अप टू 50 ml। मैं आप सब किस तरह से आंसर दे रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है जानकर, आप सबको आंसर देते हुए देखकर। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। पीरियड्स के समय जो दर्द हम सभी महसूस करते हैं, उसका क्या कारण है? हम क्यों महसूस करते हैं? पहला, हार्मोनल चेंज, जो हमें पेट में दर्द होता है उस दर्द की बात कर रही हूँ मैं। पहला ऑप्शन है ए हार्मोनल चेंज। सेकंड ऑप्शन है गर्भाशय में हो रहे कॉन्ट्रैक्शंस, जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं हमें वो। ऑप्शन सी है एग का ब्रेक होना, जो हमारा एग होता है उसके ब्रेक होने की वजह से। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। मैं थर्ड क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। पीरियड्स के समय होने वाले दर्द का क्या कारण है? ऑप्शन ए हार्मोनल चेंजेस, ऑप्शन बी गर्भाशय में होने वाला कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी एग का ब्रेक होना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, आज जब मैं लाइव आई हूँ तो मुझे कुछ ऐसी फ्रेंड्स मेरी दिख रही हैं जो मेरे साथ स्कूल में थी और शायद जिनसे बात किए बहुत टाइम हो गया है, बट आज खुशी हो रही है कि मैं अपनी ऐसी फ्रेंड से भी मिल पा रही हूँ इस तरह लाइव आने पर। सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द क्विज कॉन्टेस्ट। मैं थर्ड क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। पीरियड्स के समय होने वाले दर्द का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए हार्मोनल चेंजेस, ऑप्शन बी गर्भाशय में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी एग का ब्रेक होना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नमस्ते जी, नमस्ते। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से क्या कारण है, इनमें से क्या करने से हमें मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द से राहत मिल सकती है? ऑप्शन ए कुछ ठंडे पीने वाली चीज़ों से, कुछ ठंडी चीज़ें पीने से जिससे हमें पेट में ठंडक महसूस होती है। ऑप्शन बी एक्सरसाइज करने से, ऑप्शन सी उल्टा लेटने से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट करती हूँ। इनमें से क्या करने से हमें मासिक के दौरान होने वाले दर्द से राहत मिल सकती है? पहला ऑप्शन है कुछ ठंडा पीने से, ऑप्शन 2 एक्सरसाइज करने से, ऑप्शन सी उल्टा लेट जाने से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी उपाय नहीं है। मैं फिर से फोर्थ वाला क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। इनमें से क्या करने से हमें मासिक के दौरान होने वाले दर्द से राहत मिल सकती है? ऑप्शंस हैं कुछ ठंडा पीने से, ऑप्शन बी एक्सरसाइज करने से, ऑप्शन सी उल्टा लेट जाने से, ऑप्शन डी इनमें से कोई उपाय काम नहीं कर पाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। अगर हमें डार्क
और ब्राउन कलर की ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड ब्लड जो है वो बहुत ही डार्क हो चुका है, ब्राउन हो चुका है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? किसकी वजह से हमें इस टाइप की ब्लीडिंग हो सकती है? ऑप्शन ए है यूटेरस इन्फेक्शन, ऑप्शन बी प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी ये कुछ ओल्ड ब्लड है जो आपके शरीर में ऑलरेडी जमा हुआ था, और ऑप्शन डी है कि आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, मतलब मासिक धर्म के अंत की तरफ जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। डार्क और ब्राउन पीरियड ब्लड, अगर आपका जो ब्लीडिंग हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है, ब्राउन है, तो इसका क्या मतलब, क्या रीज़न हो सकता है? और इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इन्फेक्शन, कि आपको यूटेरस में इन्फेक्शन है, ऑप्शन बी प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी ये एक ओल्ड ब्लड क्लॉट्स हैं, और ऑप्शन डी है मेनोपॉज, कि आप मेनोपॉज मासिक धर्म के अंत की तरफ जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें बहुत बार होती है, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम सभी इस चीज़ों के बारे में अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता है तो हम खुद ही समझ सकते हैं, खुद ही अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ला सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को अच्छे से समझें, क्योंकि हमें इन चीज़ों से लड़ना है और लड़ के बहुत आगे निकलना है। चलिए बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये एक ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, सही या गलत। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये सही है या गलत है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी महिला के साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, आई मीन एक महिला दूसरी महिला के साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करती हैं, तो उनके जो पीरियड्स होते हैं वो सिंक में आ जाते हैं, साथ में आने लगते हैं, धीरे 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 दोनों के पीरियड्स भी साथ में आने लगते हैं। तो क्या यह सही है या गलत है? ये साइंटिफिकली सही है या गलत है? ऐसा पाया गया है कि जब दो महिलाएं साथ में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करती हैं तो उनके जो पीरियड्स होते हैं वो सिंक में आने लगते हैं, साथ में आने लगते हैं। तो क्या यह सही है या गलत है? अच्छा लग रहा है आपके आंसर्स देखकर। मैं एक बार और सिक्स्थ क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। ऐसा माना जाता है कि अगर दो महिलाएं साथ में ज़्यादा समय व्यतीत करती हैं तो उनके पीरियड्स साथ में आने लगते हैं। क्या यह सही है और या गलत? तो ऑप्शंस ए और बी है ट्रू और फॉल्स। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेवेंथ क्वेश्चन की ओर। मेनोपॉज की नॉर्मल एज क्या है? मासिक धर्म की अंत की ओर जो हम जाते हैं, जिस क्रिया को हम मेनोपॉज बोलते हैं, जब महिलाएं कुछ उम्र के बाद उनके पीरियड्स ख़त्म होने लगते हैं, बंद होने लगते हैं आना, तो उसके लिए नॉर्मल एज क्या है? ऑप्शंस हैं ए 50 to 55 years, बी 45 to 50 years, सी 55 to 60 years और डी 40 to 45 years। मैं रिपीट करती हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन, मेनोपॉज की नॉर्मल एज क्या है? मासिक धर्म बंद होने की नॉर्मल एज क्या होती है? ऑप्शन ए 50 to 55 years, ऑप्शन बी 45 to 50 years, ऑप्शन सी 55 to 60 years और ऑप्शन डी 40 to 45 years। जी हाँ, मासिक धर्म तो बहुत ही कष्टदायक होता ही है, और साथ में कई महिलाओं के लिए मेनोपॉज भी बहुत ज़्यादा कष्टदायक पीरियड होता है। तो हमें इसकी जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। मेनोपॉज की नॉर्मल एज क्या है? ए 50 to 55 years, बी 45 to 50 years, सी 55 to 60 years, डी 40 to 45 years। चलिए बढ़ते हैं हमारी 8th क्वेश्चन की ओर। नॉर्मल पीरियड साइकिल कितने दिनों की होती है? अगर आपके पीरियड्स कितने दिनों में आ रहे हैं तो आपको कोई चिंता की या किसी भी तरह की मेडिकल चेक करने का या किसी की आवश्यकता नहीं है। तो कितने दिनों की साइकिल होती है नॉर्मल साइकिल? ऑप्शंस हैं 28 to 30 days, ऑप्शन बी 25 to 30 days, ऑप्शन सी 28 to 35 days, ऑप्शन डी 20 to 28 days। मैं रिपीट करती हूँ, कितने दिनों में अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं, नॉर्मल पीरियड साइकिल कितने दिनों की होती है? ऑप्शन ए 28 to 30 days, ऑप्शन बी 25 to 30 days, ऑप्शन सी 28 to 35 days एंड ऑप्शन डी 20 to 28 days। चलिए बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर हमें पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हमें कौन से ड्रग लेना चाहिए? कौन सा ऐसा ड्रग है जो अगर दवाई में मौजूद है तो आप उसे ले सकते हैं उस दर्द से कम करने के लिए अपने दर्द को। इसके दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर और ऑप्शन बी है स्टेरॉइड्स। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। पीरियड्स के दौरान अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है और आप कोई दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो उस दवाई में कौन सा ड्रग मौजूद होना चाहिए या कौन सी दवाई होनी चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स और ऑप्शन बी है स्टेरॉइड्स। ऑप्शन जो ए है एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स, ये कोई पैरासीटामोल हो सकती है या इब्यूप्रोफेन जो हमारा आता है ये हो सकता है। मैं क्वेश्चन 9 रिपीट करती हूँ। पीरियड्स के दौरान अगर हमें ज़्यादा दर्द हो रहा है और हमें किसी दवाई का सेवन करना है तो उस दवाई में कौन सा ड्रग होना चाहिए? ऑप्शन ए है एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर जैसे कि कोई पैरासीटामोल, इब्यूप्रोफेन, या ऑप्शन बी है स्टेरॉइड। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। इनमें से क्या चीज़ें ऐसी है जिनको खाने से, मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपकी पीरियड्स के दौरान आपको जो दर्द हो रहा है उसमें आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी यूटेरस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं पीरियड्स के दौरान उसमें वो उसको थोड़ा इजी बना देती हैं और आपको दर्द कम होता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए डार्क चॉकलेट, ऑप्शन बी टर्मरिक, हल्दी का सेवन करना पानी के साथ या दूध के साथ, और ऑप्शन सी है सौफ, फिनल सीड्स जो होती हैं, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ों का सेवन करने से हमें पीरियड्स के दौरान राहत महसूस होती है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इनमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खाने से हमारे पीरियड्स के दौरान हमें कुछ दर्द में राहत महसूस होती है? ऑप्शंस हैं ए डार्क चॉकलेट, बी हल्दी का दूध या हल्दी का पानी, ऑप्शन सी है सौफ, फिनल सीड्स, और ऑप्शन डी है
ऑल ऑफ द अबाउ, ये सारी चीज़ों का सेवन हमें करना चाहिए महिला होने की वजह से। अगर हमारे पास ये जानकारी है तो हम पूरे महीने इनमें से ये चीज़ें कुछ सेवन कर सकते हैं, और जो हमें पीरियड्स के दौरान जो दर्द होता है उससे थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आप सभी को आंसर्स पता है, तो प्लीज़ ये करते रहिए रोज़ करिए। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन है, अगर आप पीरियड्स में हैं और आप मतलब आप पैड ही यूज़ करना चाहिए, तो आपको कितने टाइम में अपना पैड चेंज करना चाहिए, हमें कितने समय में पैड बदलना चाहिए। ऑप्शंस हैं 3 से 4 घंटे, ऑप्शन बी 1 से 2 घंटे, ऑप्शन सी 7 से 8 घंटे, और ऑप्शन डी 5 से 6 घंटे। मैं 11th क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ, कितने समय में हमें पैड चेंज कर लेना चाहिए। ऑप्शन ए 3 से 4 घंटे, ऑप्शन बी 1 से 2 घंटे, ऑप्शन सी 7 से 8 घंटे, और ऑप्शन डी 5 से 6 घंटे। आते जा रहे हैं आंसर। मैं फिर से रिपीट करती हूँ 11th क्वेश्चन, हमें पैड कितने घंटे में चेंज कर लेना चाहिए, बदलना चाहिए। ऑप्शंस हैं 3 से 4 घंटे, 1 से 2 घंटे, 7 से 8 घंटे, या 5 से 6 घंटे। चलिए बढ़ते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की ओर। जैसा कि जब भी हम फर्टिलिटी की बात करते हैं, माता बनने की, मातृत्व की तरफ जाने की बात करते हैं, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि ऐसा कौन सा टाइम होता है जब एक विमेन सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, मतलब जब उसकी माता बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पीरियड साइकिल में किस टाइम पर एक महिला सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। ऑप्शंस हैं पीरियड्स आने के 1 से 5 दिन तक, ऑप्शन बी 5 से 10 दिन तक, ऑप्शन सी 11 से 15 दिन तक, ऑप्शन डी 15 से 20 दिनों तक, 15वें दिन से 20वें दिन तक। मैं रिपीट करती हूँ 12th क्वेश्चन, पीरियड साइकिल में किस टाइम पर जो विमेन होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। ऑप्शंस हैं 1 से 5 दिन, पहले दिन से 5वें दिन तक, सेकेंड ऑप्शन है 5th डे से 10th डे तक, ऑप्शन सी 11th to 15th डे, एंड ऑप्शन डी 15 to 20 डे। चलिए बढ़ते हैं हमारे 13th क्वेश्चन की ओर। पीरियड्स में लेट आना, कभी कभी हमने देखा है कि पीरियड्स जो होते हैं वो नॉर्मल टाइम पर नहीं आते और लेट आते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है। पहला कारण है स्ट्रेस, अगर आप ज़्यादा चिंता में हैं। ऑप्शन बी, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, और ऑप्शन सी, अगर आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है, कुछ हार्मोन्स का ऊपर नीचे हो चुका है, और ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी हो सकता है। तीनों कारण में से कोई भी कारण की वजह से आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। मैं 13th क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, पीरियड्स में देरी होने का, लेट आने का क्या कारण हो सकता है। फर्स्ट, स्ट्रेस, चिंता, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी हार्मोनल इम्बैलेंस, और ऑप्शन डी 1 to 3, इन तीनों में से, मतलब ए बी सी में से कोई भी कारण वैलिड हो सकता है। इनमें से आप किसी भी चीज़ से अगर गुजर रहे हो तो ये हो सकता है कि आपके पीरियड्स लेट हो जाए।
चलिए बढ़ते हैं हमारे 14th क्वेश्चन की ओर। तो अब हम धीरे से पीरियड से थोड़ा सा जा रहे हैं योगा की तरफ। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य नमस्कार को तो एक कंप्लीट एक्सरसाइज माना गया है, जिससे हमारे बॉडी का बहुत अच्छा बैलेंस होता है। और ये भी माना जाता है कि सूर्य नमस्कार करने से हमें जो इरेग्युलर पीरियड्स हैं या पीरियड्स की तरह मुश्किलें हैं वो कम हो जाती हैं। तो जो नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है वो ये है कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 24 एंड ऑप्शन डी 9। मैं रिपीट करती हूँ 14th क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 24 एंड ऑप्शन डी 9। बहुत खुशी हो रही है देखते हुए कि हमारी ग्रुप में हम सभी योगा को लेके काफ़ी एक्टिव हैं। हाँ, हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आपके आंसर्स से मुझे पता चल रहा है। और तो हमारे ग्रुप में कुछ योगा क्वींस भी हैं जो इतना अच्छा योगा करती हैं कि सभी को प्रेरित करती रहती है। सो उसको हमेशा कंटिन्यू करिए। और हमारी जो योगा कंपटीशन है 21 से 26 जून के बीच, उसमें प्लीज़ 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 पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि इससे आप तो योगा करेंगे बट इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से आप अपने बच्चों को भी प्रेरित करेंगे। सो प्लीज़ 21 to 26 जून के बीच जो हमारी कंपटीशन है उसमें हिस्सा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे 15th क्वेश्चन की ओर। हम जा रहे हैं धीरे धीरे एंड की तरफ। आ गया है हमारा 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है कि पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए इनमें से कौन सी योगा पोजेस हमें रोज़ करने चाहिए, एक महिला को रोज़ करने चाहिए। ऑप्शन ए धनुरासन, जिसे हम बो पोज बोलते हैं। ऑप्शन बी मलासन, गार्लैंड पोज। ऑप्शन सी मत्स्यासन, दैट इज फिश पोज। और ऑप्शन डी, ये सारे आसन, ये तीनों आसन हमें ज़रूर करने चाहिए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ अपना 15th क्वेश्चन। पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए एक महिला को इनमें से कौन से आसन करने चाहिए, रोज़ करने चाहिए। पहला है धनुरासन, बो पोज। ऑप्शन बी इज मलासन, दैट इज गार्लैंड पोज। ऑप्शन सी इज मत्स्यासन, दैट इज फिश पोज। और ऑप्शन डी है, ये तीनों पोज हमें ज़रूर करने चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि योगा का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और ये हमारी पीरियड्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप रेगुलर योगा कर रहे हैं तो आप अपने दर्द से मुक्ति पा सकते हैं, हर महीने की दर्द से आप मुक्ति पा सकते हैं। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हम काउंट ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते हैं हम कि कितने बेनिफिट्स हैं इसकी। वो आप खुद ही महसूस करेंगे जब आप खुद करने लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे 16th क्वेश्चन की ओर। जैसे कि हम बहुत सारे योगा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे किस वेद में योगा के बारे में बताया गया है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद एंड ऑप्शन डी सामवेद। मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। भारत का, जैसे कि आप जानते हैं कि योगा से भारत का बहुत ही गहरा रिश्ता है, और भारत को पूरी दुनिया के लोग जानते हैं योगा के कारण। मतलब योगा से प्रेरित है भारत के योगा से, और आजकल पूरी दुनिया के लोग योगा कर रहे हैं। तो हमारी संस्कृति के जो वेद हैं उसमें से किस वेद में योगा के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद एंड ऑप्शन डी इज सामवेद। मैं रिपीट करती हूँ, हमारे किस वेद में योगा के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद,
ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद एंड ऑप्शन डी सामवेद। चलिए बढ़ते हैं हमारे 17th क्वेश्चन की ओर। सो 17th क्वेश्चन है कि इंडिया ने अपना पहला इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया था? इंडिया ने अपना पहला इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया था? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 21 जून 2015, ऑप्शन बी 21 January 2015, ऑप्शन सी 21 June 2020 and option D 21 June 2018। मैं 17th क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। इंडिया ने अपना पहला इंटरनेशनल योगा डे किस साल सेलिब्रेट किया था? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 21 June 2015, ऑप्शन बी 21 January 2015, ऑप्शन सी 21 June 2020 and option D 21 June 2018। चलिए बढ़ते हैं हमारे 18th क्वेश्चन की ओर और ये है हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद आ जाएंगे हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको फिर से याद दिला दूँ, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर तो बहुत अच्छे से दिए, बट आपको ऐसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी देने हैं, तभी आप क्वीन बन पाएंगी, चैम्पियन। सो हमारा जो 18th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो एक मूवी से रिलेटेड है जो हम सभी ने शायद देखी होगी, जो है पैडमैन। जी हाँ, ये मूवी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी मूवी है जिसके द्वारा एक बहुत ही अच्छा अवेयरनेस फैलाई गई थी लोगों में कि आपको किस तरह से करना है पीरियड्स के दौरान पैड्स यूज़ करने को लेकर। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए। मुझे वैसे विश्वास है कि आप सभी ने देखी होगी। सो द क्वेश्चन इज, पैडमैन मूवी में किस एक्टर ने लक्ष्मीकांत चौहान, जो हमारे रियल पैडमैन हैं, उनका रोल किया था? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सुनील दत्त, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी रणवीर सिंह, ऑप्शन डी राजकुमार राव। मैं रिपीट करती हूँ, पैडमैन मूवी में किस एक्टर ने लक्ष्मीकांत चौहान का रोल किया है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सुनील दत्त, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी रणवीर सिंह, ऑप्शन डी राजकुमार राव। मैं देख रही हूँ कि इस क्वेश्चन के आंसर बहुत फटाफट आ रहे हैं। इसका मतलब आप सब बहुत अच्छे से मूवीज़ देखती है, देखते रहिए। इस तरह से एंटरटेनमेंट करने से हमारी लाइफ बहुत ही एंजॉयबल हो जाती है। चलिए, तो ये हुए हमारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब बारी आ गई है हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर आपको 2 मिनट दिए जाएंगे और आपको आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसका कोई सही और गलत आंसर नहीं है, बट आपको आपके जो भी विचार हैं उस बारे में वो व्यक्त करने होंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो 19th क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो ये है, मासिक धर्म ये एक धर्म है या अमानवता? मैं रिपीट करती हूँ, 19th जो क्वेश्चन है, मासिक धर्म ये एक धर्म है या है अमानवता? हम रीति रिवाज की आड़ में एक अनैतिक बर्ताव कर रहे हैं अपनी जो सोसाइटी की विमेंस हैं उनके साथ? अगर कर रहे हैं तो हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं? मैं रिपीट करती हूँ कि जो 19th क्वेश्चन है, मासिक धर्म या अमानवता, इसमें जो रीति रिवाज हैं उसकी आड़ में क्या हम अनैतिक बर्ताव कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हम उससे
कैसे बाहर आ सकते हैं। इस चैट में कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग तो क्वेश्चन से पहले ही आंसर दे रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे शायद लोड होने में टाइम लगता है, जो क्वेश्चंस हैं जो आप सुन रहे हैं, क्योंकि वीडियो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और कमेंट्स लोड होने में कम लगता है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ लोग क्वेश्चन से पहले ही आंसर दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। चलिए, मैं वेट कर रही हूँ अपने 19th क्वेश्चन के आंसर के लिए। आपके 2 मिनट शुरू हो चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर द कमेंट्स। फ्रेंड्स, जब तक आप आंसर लिख रहे हैं तब तक मैं आपको याद दिला दूँ कि मानसून आ गया है। यहाँ धार में तो आज बहुत ही अच्छा मौसम है, दोपहर से कुछ बारिश हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छा समय है हमें पौधारोपण करने के लिए। तो प्लीज़ आप सभी पौधारोपण करिए, और हमारा जो 1000 प्लांट्स लगाने का जो हमारा मिशन है वो हमें पूरा करना है। सो प्लीज़ आप लोग पौधारोपण करिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो 19th क्वेश्चन है वो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी आप उसमें थोड़े से अपने विचारों को डालिए। हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और डिस्क्राइब करिए उस चीज़ को, उस बारे में कुछ लिखें आप। मुझे आ रहे हैं कुछ आंसर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही। कुछ लोगों ने कहा है कि जागरूकता से ही इन चीज़ों से हम बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल सही। शायद इस तरह से खुल के बात करना, जैसे कि आज हम लोग कर रहे हैं, इस तरह के टॉपिक पर क्विज़ होना। जब मैंने कुछ लोगों को बताया कि मैं इस टॉपिक पर क्विज़ करी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि इस पर आप क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। बट यस, जब हम इन टाइप के मुझे खुद को ऐसा लग रहा था जब मुझे खुद को ये बोला गया कि आपको इस टॉपिक पर क्विज़ करनी है, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मैं इसमें क्या पूछूंगी, मतलब मुझे वो विचार आया मेरे दिमाग में। तो हमें इस चीज़ को इस तरह से अपनाना है कि हमें ये सारी जो बंदिशें हैं, जैसे हम बात नहीं करते इस बारे में, खुलकर अपने विचार व्यक्त नहीं करते, हमें इन सब से बाहर आना है, तभी हम इससे जीत पाएंगे। आपके जो 2 मिनट हैं वो हो गए हैं ख़त्म। चलिए, 1 मिनट और मिलता है आप सभी को। चलिए, जब तक आप लोग कुछ लोग क्वेश्चंस आंसर दे रहे हैं, तब तक मैं जिन्होंने दे दिए हैं उनके लिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछ लेती हूँ। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें भी आपको अपने विचार ही व्यक्त करने हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वो ये है कि हमारे घर की बेटियाँ, राइट, जो हो सकता है कि आपकी बेटी ऑलरेडी बड़ी हो गई हो और उसे ऑलरेडी मासिक धर्म आने लगा हो, या आपकी बेटी छोटी हो, या आप फ्यूचर में सोच रहे हो कि आपके घर एक बेटी आ जाए, तो आप किस एज में अपनी बेटियों को मासिक धर्म के बारे में बताएंगी और कैसे बताएंगी, उस बारे में आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। और अगर आप ऑलरेडी बता चुकी हैं, आपकी बेटी ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, आप ऑलरेडी बता चुकी हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकती हैं कि आपने किस तरह से बताया उनको क्या समझाया कि क्या है ये मासिक धर्म।
सो हम ये जानना चाहते हैं, हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस जानना चाहते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 20 फिर से रिपीट करती हूँ कि हमारी जो बेटियाँ हैं जो धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं, फिर एक एज आने पर हमें उन्हें मासिक धर्म के बारे में बताना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है ये कौन सी एज है जो एक करेक्ट एज होगी जब हमें अपनी बेटियों को मासिक धर्म के बारे में बताना चाहिए? और आप जब उन्हें बताएंगी तो आप क्या बताएंगे उन्हें? या आप ऑलरेडी अगर उन्हें बता चुकी हैं तो आपने उन्हें कैसे बताया था और किस एज में बताया था? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है। ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छा आंसर आया जिसमें लिखा है कि हमें जागरूकता लाना है और इसकी शुरुआत हमें हमारे खुद के घर से करनी होगी। जी हाँ, हमें हमारे घर के लोगों के साथ तो पहले खुलना ही होगा। सो फ्रेंड्स, क्या आपने स्लीप बॉल्स बना लिए? मैंने तो नहीं बनाए, बट मैं जल्द ही बनाने वाली हूँ। आप लोग भी प्लीज़ बनाते रहिए। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर्स आ रहे हैं, मुझे पढ़कर बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं क्वेश्चन नंबर 20 एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर आप अपनी बेटियों को किस एज में मासिक धर्म के बारे में बताएंगे, और अगर उन्हें समझाएंगे तो आप उन्हें क्या समझाएंगे इसके बारे में? अगर आप ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और अभी तक अगर ये नहीं हुआ है तो आप कैसे करेंगे उस चीज़ को? हम वो जानना चाहते हैं आपसे। ये एक माता के लिए भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, एक मदर के लिए, कि जब बेटियां धीरे धीरे उस एज में जाने लगती हैं और उन्हें भी इस चीज़ के साथ उनको भी धीरे जाने की शुरुआत होती है, तब उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताना, उन्हें इस चीज़ों के बारे में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हम हमारी बेटियों को तो बताएंगे, बट क्या हम हमारे बेटों को भी बताएंगे? हमें ज़रूर बताना है उन्हें भी इतना एजुकेट करना है कि अगर कोई भी लड़की कोई भी तकलीफ़ में है तो वो उनका साथ ज़रूर दें, ना कि उनके पीछे कोई कमेंट्स करें या इस टाइप की कोई भी चीज़ें ना करें। और उसकी शुरुआत हमें हमारे घर से करनी होगी, हमें हमारे खुद के बेटों से करनी होगी। यस, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बहुत ही सुंदर आंसर आया है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हमें घबराने की या इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की हमें आवश्यकता नहीं है। इसे हमें बहुत ही नॉर्मली हमारे लाइफ की एक पार्ट की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें काफ़ी सारे आंसर्स मिल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए भी। तो इन्हीं आंसर्स के साथ मैं आज का ये क्विज कॉन्टेस्ट क्लोज़ करती हूँ। आप देते रहिए आंसर, बिल्कुल।
नो प्रॉब्लम, आप जब तक देना चाहें। ये लिंक कुछ घंटों के लिए अभी और ओपन रहेगी, जब आप अपने आंसर्स ऐड कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस क्विज़ का पार्ट लेने के लिए। और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, आई होप आपने भी किया होगा। हम यूँ ही मिलते रहेंगे बार बार। चलिए बाय बाय, बाय फ्रेंड्स।